नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। खबरों पर एक नजर डालते हैं। कोरोना का कहर झेल रही मुंबई में अब निसर्ग नाम का चक्रवाती तूफान दस्तक देने वाला है। मुंबई को अपने इतिहास में पहली बार इतने बड़े तूफान का सामना करना होगा। अनुमान है कि निसर्ग आज दोपहर या फिर शाम तक मुंबई के तटों से टकराएगा। जब तूफान टकराएगा तो करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं होंगी। कहा यह भी जा रहा है कि मुंबई, पालघर, अलीबाग और ठाणे में इस बड़े तूफान का असर दिखेगा। इससे पहले निसर्ग तूफान को लेकर पीएम मोदी ने महाराष्ट्र और गुजरात के सीएम से बात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि सेना, एनडीआरएफ और महाराष्ट्र सरकार अलर्ट मोड पर है। सीएम उद्धव ने लोगों से घरों में रहने की अपील की और साथ ही तूफान की दस्तक की खबर के चलते मुंबई जाने वाली कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। तटीय इलाकों में ट्रेनों के परिचालन में भी बदलाव किया गया है। निसर्ग की दस्तक आज दोपहर या फिर शाम तक चक्रवाती तूफान जो कि मुंबई की सीमा से महाराष्ट्र की सीमा से टकरा सकता है, इसका असर गुजरात में भी देखने को मिलेगा। दरअसल अरब सागर में कम दबाव की वजह से इस चक्रवाती तूफान का निर्माण हुआ है। अनुमान यह है कि आज दोपहर या शाम तक ये तट से टकरा सकता है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी हवाओं की। वहीं भारी बारिश की वजह की भी आशंका जताई जा रही है। गुजरात के कई इलाके भी इस तूफान की वजह से प्रभावित होंगे। हालांकि कुछ दिनों पहले वेस्ट बंगाल में जो अम्फान तूफान आया था उसके मुकाबले इसकी तीव्रता कम होगी, लेकिन नुकसान की आशंका इसमें भी जताई जा रही है। इधर न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमिश देवगन से धाकड़ इंटरव्यू में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है और रहेगा। किसी ने आंख दिखाने की कोशिश की तो भारत मुंह तोड़ जवाब देगा। ये जानना चाहता हूं, 18 अगस्त 2019 को पंचकुला में आपने एक बयान दिया था। इस बयान को लगभग 9 महीने 15 दिन और 6 घंटे पूरे हो चुके हैं। आपने कहा था कि अगर पाकिस्तान पर अगर बात होगी तो अब सिर्फ पीओके पे होगी और कुछ नहीं। कहने की बात तो दूर है। हकीकत यह है कि भारत की संसद ही कई बार इस प्रस्ताव को पारित कर चुकी है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यह भारत का है जी। इसलिए मेरे स्टेटमेंट का कोई बहुत उसकी अहमियत नहीं रह जाती है इसके बाद, जबकि भारत की संसद ने इसे पास कर दिया है। इसलिए जो कुछ भी मैंने कहा था उसी आधार पर कहा था, जो हकीकत है वही कहा था। मैं ये राजनाथ जी जानना चाह रहा हूं कि प्लान क्या है, क्योंकि जब से आपने ये 9 महीने पहले बयान दिया था, पब्लिक को लग रहा था कि मोदी सरकार में तो फैसले उस टाइम पर खटाखट हो रहे थे। जैसे आप लोगों ने 370 हटा दिया, उसके बाद सीए ले आए। क्या पीओके को लेकर, निश्चित तौर पर बतौर रक्षा मंत्री आप बड़ा प्लान डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन क्या भारत की सरकार की, मौजूदा सरकार की इच्छा शक्ति है? क्योंकि इमरान खान भी जो है वो थोड़ा डरे हुए हैं। वो पीओके को लेकर अपने सदन में बयान दे चुके हैं कि ये बालाकोट से भी बड़ा कुछ पीओके में करेंगे। तो बतौर रक्षा मंत्री आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत की संसद प्रस्ताव पारित कर चुकी है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यह भारत का है। मैं समझता हूं प्रतीक्षा की जानी चाहिए। इसमें एक अपडेट यह है कि आईएमडी ने गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद सबका मौसम का हाल बताना शुरू कर दिया है। क्या यह भी किसी बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है राजनाथ जी? अब इसको मैं नहीं कह सकता कि प्लानिंग है, क्या है, कैसे है, लेकिन यदि मौसम की जानकारी देते हैं इन क्षेत्रों की भी, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, तो मैं समझता हूं इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पीओके के जो राजा हैं फारूक हैदर, उन्होंने बोला कि अब हमको भी दिल्ली का तापमान बताना चाहिए, नहीं तो ये सर पे चढ़ जाएंगे हमारे दिल्ली वाले। सर पर चढ़ने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। भारत किसी के सर पर नहीं चढ़ता जी। पीओके के बारे में जो हकीकत थी वह मैंने बयां की है। और चीन से सीमा विवाद पर राहुल गांधी के सवालों का राजनाथ सिंह ने जवाब दिया। कहा ऐसे मामलों पर राजनीति ठीक नहीं है। प्रेस में सवाल पूछने के बजाय किसी तरीके से बात होनी चाहिए। राहुल गांधी ने हाल ही में चीन के मुद्दे को लेकर बहुत पॉलिटिसाइज किया और ट्वीट किया कि भारत की सरकार को स्पष्ट करना चाहिए चीन के साथ क्या संकट खड़ा हुआ है और ये जो अनिश्चितता बनी हुई है। क्या कहना चाहते हैं? जो कुछ भी मैंने तो स्पष्ट कर ही दिया। और मैं समझता हूं सीमा विवाद के मुद्दे को लेकर कभी भी राजनीति नहीं की जानी चाहिए। सीमा विवाद इसे पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। यदि कहीं से इसकी भनक भी यदि मिलती है, सारे देश को अपने सारे भेदभावों को भुलाकर एकजुट होकर खड़ा हो जाना चाहिए। इस समय राजनीति की
सवाल पूछने का यह समय नहीं है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। जब भी जरूरत होगी हम बैठकर सबके साथ बात करेंगे। सीमा सुरक्षा का सवाल यह केवल किसी एक राजनीतिक पार्टी का, भाजपा का सवाल नहीं है, अथवा इस मोदी जी के नेतृत्व की गवर्नमेंट का यह सवाल नहीं है। सीमा सुरक्षा का प्रश्न तो पूरे देश के साथ जुड़ा हुआ था। पूरे देश को विश्वास में लेकर जो है सीमाओं की सुरक्षा की जाती है, देश की सुरक्षा की जाती है। ऐसी कोई बात आएगी तो उसकी जानकारी उनको मिलेगी, और इस प्रेस स्टेटमेंट के माध्यम से सवाल नहीं पूछे जाते। पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, और चीन अगर घुसपैठ की कोशिश कर रहा है तो मंशा क्या लगती है आपको चीन की, इसके पीछे माइंडसेट क्या लगता है? देखिए, इस समय बातचीत का जब सिलसिला चल रहा है जी, तब मैं इस समय कोई संदेह व्यक्त नहीं करना चाहूंगा। इस समय कोई अपनी तरफ से स्टेटमेंट नहीं दूंगा जी। बातचीत यदि न चलती होती जी तब निश्चित रूप से मैं कुछ न कुछ बोलता, लेकिन बातचीत चल रही है। ने भी कहा है, अभी जो डिप्लोमेटिक बातचीत हुई है वहां के एम्बेसडर की और वहां के फॉरेन सेक्रेटरी के साथ भी जो बातचीत जो हुई है, उसमें भी उन्होंने भी यह कहा है कि हम भी चाहते हैं कि भारत के साथ ये मामला सुलझ जाए। जब यह स्थिति इस समय की है तो उस समय मेरे द्वारा कुछ कमेंट किया जाना मैं समझता हूं उचित नहीं होगा। दो चीजें हुई इस दौर में। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि प्रधानमंत्री मोदी का मूड बहुत गुस्से में, हालांकि विदेश मंत्रालय ने उसको नकार दिया कि इस तरह की कोई बात फिलहाल नहीं हुई, लेकिन वो मध्यस्थता की भी बात कर रहे हैं। तो बतौर रक्षा मंत्री क्या कहना चाहते हैं आप? वो कह रहे हैं कि हम मध्यस्थता करने को भी तैयार हैं अगर भारत और चीन चाहेगा तो। नहीं, हमारे यहाँ एक मैकेनिज्म है समस्या को सुलझाने का जी, भारत और चीन के बीच, और अभी उसी मैकेनिज्म के आधार पर हम काम कर रहे हैं। तो डिप्लोमेटिक रूट और मिलिट्री रूट दोनों। तो न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह धाकड़ इंटरव्यू आप आज रात 7:57 पर देख सकते हैं। इधर यूएन सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट पर भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान आया है। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का केंद्र है। आतंकवाद पर पाकिस्तान अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने में नाकाम रहा है। सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान में करीब 6,500 पाकिस्तानी आतंकवादी लड़ाके इस वक्त भी मौजूद हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि आतंकवादी संगठन और आतंकी पाकिस्तान में सुरक्षित ठिकानों का आनंद लेते हैं और भर्ती, ट्रेनिंग, आर्म फाइनेंस का पाक के समर्थन से संचालन होता है। ये हिंसा भड़काते हैं और पूरे क्षेत्र और दुनिया के अन्य हिस्सों में भी आतंकवाद फैलाते हैं। भारत ने कहा कि रिपोर्ट से भारत के रुख को सही साबित करती है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का केंद्र बिंदु है। तो यूएन सुरक्षा परिषद की जो रिपोर्ट आई है उस पर भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान आया है और यूएन सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान आतंक का केंद्र है और अंतर्राष्ट्रीय आतंक को बढ़ावा दे रहा है। और इस तरीके से ये रिपोर्ट भारत के तमाम दावों और आशंकाओं को बढ़ाता है कि पाकिस्तान में आतंकवाद की जो नर्सरी है वो तेजी से फल फूल रही है। तमाम कवायदों और कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान ये दिखाता जरूर है कि वो आतंकवाद से पीड़ित है और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में देश के साथ है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा कर नहीं रहा है बल्कि उसका साथ आतंकवादियों के साथ है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मंगलवार को फोन पर बातचीत हुई और इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को G7 सम्मेलन के लिए न्योता दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को G7 में शामिल करने की इच्छा जताई है। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच भारत और चीन के बीच जारी विवाद को लेकर भी चर्चा हुई। हालांकि इसकी उम्मीद बेहद कम है कि ट्रंप से मध्यस्थता को लेकर कोई बात हुई होगी, जैसा कि दावा पिछले दिनों ट्रंप ने किया था और हमारे विदेश मंत्रालय ने उसे खारिज कर दिया था। दुनिया भर में कोरोना संकट के दौरान चीन पर अविश्वास बढ़ा है। अमेरिकी और चीन के बीच कोरोना की वजह से रिश्तों में इतनी तल्खी आ गई कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना फैलाने में चीन की भूमिका की जांच चाहते हैं। सीमा पर चीनी सेना उकसाने वाली हरकतों से अब भी बाज नहीं आ रही है। भारत में भी चीनी सामान के बहिष्कार की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। ऐसे में आप क्या सोचते हैं? क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है? क्या आप चीनी सामान का बहिष्कार करेंगे? और ट्रंप और शी जिनपिंग में आपको कौन पसंद है? हमें बताइए आप दुनिया और देश चीन और दुनिया में उसकी हैसियत के बारे में क्या सोचते हैं। और इसके लिए हमारे पोल में आप हिस्सा ले सकते हैं। news18.com पर आप
अपनी राय, अपना जवाब हमें भेज सकते हैं। आप इस पर जब लॉग ऑन करेंगे और उसके बाद पूछे गए सवालों का जवाब देंगे, जिसके नतीजे हम जल्द आपके सामने रखेंगे। कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्चुअल शिखर सम्मेलन होगा। पीएम मोदी और पीएम स्कॉट मॉरिसन के बीच होगी बातचीत। कोरोना संकट और आतंकवाद पर दोनों देशों के बीच ये बातचीत होगी। आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया खड़ा है। ये ऑस्ट्रेलिया बार बार दावा करता है। आतंक के खिलाफ पाक से लड़ाई की मांग का भी समर्थन करता है ऑस्ट्रेलिया, और कई समझौतों पर करार होने वाला है। तो कल ये अहम मुलाकात होगी। हालांकि ये शिखर सम्मेलन वर्चुअल होगी। इस बार आमने सामने नेता नहीं मौजूद होंगे, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएम ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन, ये दोनों वर्चुअली एक दूसरे के सामने होंगे, न कि हकीकत में। और इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन में आतंकवाद समेत कई और मसले होंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का संबंध काफी मजबूत रहा है और इसे और मजबूती देने की कोशिश में कई अहम करार पर कल दस्तखत हो सकते हैं। तो महोबा में बिजली विभाग के एसडीओ से मारपीट करने का मामला सामने आया। खबर है कि गांव में बिजली आपूर्ति नहीं होने से नाराज रिटायर्ड फौजी ने एसडीओ से मारपीट की है, जिसके बाद एसडीओ को बचाने पहुंची पुलिस और लोगों के बीच टकराव की शुरुआत हो गई। पुलिस ने बाद में कार के साथ ही रिटायर्ड फौजी को गिरफ्तार किया। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। मौके पर पुलिस फोर्स पहुंची और पुलिस फोर्स देखिए जरा किस तादाद में पहुंची है। और ये स्थिति तब बन गई जब बिजली आपूर्ति को लेकर रिटायर्ड फौजी और एसडीओ के बीच मारपीट हो गई। और इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज है सहयोगी महोबा से। मनोज, इस वक्त के हालात बताएं। जी, मैंने तो जैसा कि बता दूं, लगातार अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, क्योंकि पुलिस अधीक्षक और डीएम ने 6 से अधिक टीमों का गठन किया है, जो लगातार नजर बनाए हुए हैं। तो सबसे खास बात यह है कि ये विवाद का कारण जो आपने अभी बताया दर्शकों को हमारे, वो वही है कि करीब 28 मई को जो तेज आंधी तूफान आया था, उससे विद्युत आपूर्ति करीब आधा दर्जन से अधिक गांव की विद्युत आपूर्ति ठप पड़ी थी। इस बात को लेकर एसडीओ और जेई, यानी कि 28 तारीख से कल तक यहाँ पर बिजली आई ही नहीं, और आंधी तूफान में जो नुकसान हुआ था बिजली के खंभे और तारों को, वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, मैं यही बताना चाहता हूं अपने तमाम करोड़ों दर्शकों को कि करीब 28 मई को जो आंधी तूफान आया था, उसी का काम युद्ध स्तर पर बिजली विभाग के द्वारा किया जा रहा था, क्योंकि करीब 65 से 70 पोल डैमेज हुए थे इस तूफान में, इस तबाही में, और इसी का काम युद्ध स्तर पर चल रहा था। मगर उसके बाद जैसे ही ये रिटायर्ड फौजी वहां पहुंचता है तो इनके साथ मारपीट शुरू कर देता है। इसमें करीब 4 से 5 लोग घायल हुए हैं विद्युत विभाग के। साथ ही साथ जो गांव वाले एकजुट हो जाते हैं और उसके बाद वो पथराव करते हैं थाने के अंदर, जो आप हमारे तमाम दर्शक देख पा रहे होंगे, वो बहुत भयावह स्थिति हो जाती है और उसमें भी कई 2 पुलिसकर्मी घायल होते हैं। जी मनोज, धन्यवाद। तो पुलिस ने एक्शन लिया, यहाँ पर कार्रवाई की है। धन्यवाद आपका पूरी बातचीत के लिए। और इस वक्त हालात सामान्य पूरे गांव में। यहाँ आपूर्ति चालू करने के लिए सभी लोग काम कर रहे थे, तो अचानक से ये लोग आए बीच में और हमारे काम को रोकते हम लोग साथ बदतमीजी करने लगे, और हमने उसको रोका, उसके विरोध किया, बदतमीजी ना करें। तो उन्होंने मारपीट करते हुए और गाड़ी हमारे चढ़ाते हुए भाग के निकल गए, जिसमें हमारे से काफ़ी साथी घायल हुए हैं। एडी साहब भी मौके पे थे, वो भी गिर गए दूर जाके। कस्बा अजनर में शाम को बिजली विभाग के कुछ कर्मचारी बिजली ठीक करने का काम कर रहे थे। तभी गाँव का एक व्यक्ति सुरेंद्र त्रिपाठी वहाँ पर आया और उन्होंने बिजली के जो कर्मचारी के थे उनके साथ बदतमीजी की, और जो मौके पे मौजूद जेई था उनके साथ मारपीट भी की। पुलिस को देखते हुए ये व्यक्ति वहाँ से अपनी कार से भागा, जिसे बाद में पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, उसे थाने लाया गया। इसी के द्वारा गांव के कुछ अन्य लोग, जिसमें लड़के भी थे, उसको द्वारा थाने पे उनको बुलाया गया, उनके द्वारा थाने पर पथराव किया गया। मौके पर मौजूद जो पुलिस बल था उसके द्वारा उनको बलपूर्वक हटाया गया। कुल 5 लोगों को अभी पुलिस ने हिरासत में लिया है। खबर देवरिया से, जहां पर मामूली विवाद में ग्राम विकास अधिकारी ने अपने पड़ोसी को तलवार से काटने की कोशिश की, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि कैसे एक सेक्रेटरी अपने घर से तलवार निकालकर अपने ही पड़ोसी पर हमला कर देता है। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के साकेत नगर का है। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने ग्राम विकास अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया और केस दर्ज कर जेल भेजा है।
हालांकि ये तस्वीर बहुत शेकी है, वीडियो जो समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ एक शख्स आपको हाथ में तलवार लेते नजर आया होगा जो कि हमला करने की कोशिश में है। और ग्राम विकास अधिकारी बताया जा रहा है कि ये शख्स ग्राम विकास अधिकारी है जिसने अपने पड़ोसी पर तलवार से हमला करने की कोशिश की और घायल करने की कोशिश की, जिसके बाद गांव वालों ने पुलिस को जानकारी दी और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इधर ग्रेटर नोएडा में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। खबर है कि बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से 11,000 वोल्टेज की लाइन गिर गई और हादसा हुआ। 2 बच्चों समेत एक व्यक्ति को करंट लगा है जिन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। इस लापरवाही के बाद लोगों ने आरोप लगाया कि लगातार शिकायत के बावजूद बिजली विभाग लापरवाही बरत रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसकी वजह से ही ये हादसा हुआ। बोलो बिजली विभाग का सबको सब बोलो। मैंने बोला एक दो बार तो मैं चेक करवा के तार जुड़वाया हो यहाँ पे, नहीं बोलते उधर खींच दिया, लेकिन तार नहीं जोड़ा। बिजली का बिजली मारे बिल्कुल लाट के लापरवाही कर रखी है, नहीं खम्मा देते हैं, केबल देते हैं, नहीं देते। तो यहाँ पर बिजली विभाग की जानलेवा लापरवाही। उधर ग्रेटर नोएडा के ही पंचशील अपार्टमेंट में मीटर लगाने को लेकर बिल्डर से लोगों का विवाद हो गया। इस विवाद के बीच बिल्डर ने लोगों पर पिस्टल भी तान दी, जिसकी शिकायत लोगों ने पुलिस थाने में की, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। खबर है कि 2 लोगों को गिरफ्तार कर इस मामले की जांच में इस वक्त पुलिस की टीम लगी हुई है। तो बिल्डर की गुंडागर्दी की ये तस्वीर देखिए। यहाँ पर मीटर लगाने को लेकर विवाद की शुरुआत हुई थी और जो सोसाइटी में लोग रह रहे थे उनका बिल्डर से नोकझोंक हुई, जिसके बाद बिल्डर ने पिस्टल तान दी लोगों पर। तो यहाँ पर बड़ी बड़ी सोसाइटीज की स्थिति देखिए कि एक तरफ तो गड़बड़ी की आशंका और उस गड़बड़ी को दूर करने की जगह बिल्डर ने यहाँ पर गुंडागर्दी दिखानी शुरू कर दी। फ्लैट की ओनर जो है वो महिला थी, उनसे सिक्योरिटी के कुछ लोगों ने न केवल अभद्रता की बल्कि उनका ये भी आरोप है कि जो उनकी पिस्टल थी उसको भी उन्होंने दिखाने का प्रयास किया और उससे डराने की कोशिश की, जिसमें जो है वो 2 लोगों की, जितेंद्र और एक उनके अन्य साथी की गिरफ्तारी की गई है। वो पिस्टल बरामद कर लिया गया है। स्वागत आपका एक बार फिर से खबर संभल से, जहां पर एक इमारत में आग लग गई है। बताया जा रहा है कि संभल की चंदौसी में एक इमारत में आग लगी, वेस्टेज में आग लगी, जिसके बाद ये धधकती चली गई। कल देर रात ये आग लगी है, जिसके बाद अफरा तफरी की स्थिति बन गई पूरे इलाके में। लोगों ने किसी तरीके से इस आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि जैसे ही आग की जानकारी लोगों को लगी, यहाँ पर अफरा तफरी मच गई, लोग दहशत में आ गए। यहाँ पर इस इमारत में जूते चप्पल के वेस्टेज रखे होते थे जिसमें आग लगी है और वो धधकती चली गई। लोगों ने पहले खुद ही आग बुझाने की कोशिश की, फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ी को जानकारी दी गई, लेकिन यहाँ पर आप स्थानीय लोगों को आग बुझाने की कोशिश करते इन तस्वीरों में देख सकते हैं। इधर बिहार के समस्तीपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहाँ हाइल ओपी के तिसवार गांव में एक बेकाबू ट्रक ने 8 लोगों को कुचल दिया और सभी घायलों को हॉस्पिटल भेजा गया। वहीं इस घटना से गुस्साए लोगों ने ट्रक में ही आग लगा दी, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पूरा बना कैमरा पर बहुत अच्छा बना रहा लगे रहा भैया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।